नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। डियर लर्नर, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में लेसन प्लान क्या है और एक टीचर ट्रेनीज के लिए इसकी आवश्यकता और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम लेसन प्लान के वेरियस अप्रोचेस के बारे में जानेंगे। पाठ्य योजना के विभिन्न उपागम जो हैं वो क्या-क्या होते हैं। पाठ्य योजना के बहुत सारे उपागमों की चर्चा की गई है, लेकिन जो ऐसे उपागम जो ज़्यादातर उपयोग में आते हैं, आज हम ऐसे 4 उपागमों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले है हर्बर्ट के 5 स्टेप अप्रोच, जिसको प्रोफेसर हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसे हम हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। दूसरा अप्रोच है ब्लूम अप्रोच, जिसे बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा दिया गया था। इसे हम त्रिपदी उपागम के रूप में भी जानते हैं। और तीसरा अप्रोच है एनसीईआरटी अप्रोच, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इनके द्वारा जो पाठ्य योजना के उपागम दिए गए हैं उसकी भी चर्चा आज हम करेंगे। और एक लास्ट है यूनिट प्लान अप्रोच, जिसे प्रोफेसर मॉरिसन के द्वारा 1926 में दिया गया था। इन 4 उपागमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई पाठ्य योजना या यूनिट प्लानिंग अप्रोच क्या होता है। इकाई उपागम को प्रोफेसर मॉरिसन ने 1926 में दिया था, जैसे कि हमने अभी चर्चा की। इकाई उपागम का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु में दक्षता प्राप्त कराना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इकाई जो है वो किसी भी शिक्षण अधिगम परिस्थिति का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक इकाई में बहुत सारे पार्ट होते हैं और प्रत्येक पार्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है और प्रत्येक पार्ट जो है वो दूसरे अन्य पाठों में सहायक होता है। हमेशा टीचर को ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी वो यूनिट प्लानिंग करे तो आपको इन पाठों के क्रम के आधार पर जो विषय वस्तु का वो चयन करे, उस विषय वस्तु में छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए करे, ताकि छात्र जो हैं वो इस पाठ्य योजना के माध्यम से उस विषय वस्तु में दक्षता प्राप्त कर सकें और इकाई जो हमारी होती है उसका भी उद्देश्य पूरा किया जा सके। इस इकाई उपागम के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे संपूर्ण अवलोकन ओवरव्यू, उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम परिस्थितियां और मूल्यांकन। संपूर्ण अवलोकन का मतलब जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहला काम हमें ये होता है कि उस इकाई का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस इकाई के क्या उद्देश्य होंगे, हमें शिक्षार्थी को क्या बताना है और किस रूप में बताना है। ये सारा अवलोकन हम सबसे पहले अपना कर लें, जिसे हम संपूर्ण अवलोकन के अंतर्गत करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्यों का निर्धारण हम जानते हैं कि 2 तरह के उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होता है और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो हमें दूरगामी प्रभाव देते हैं और विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो हमें उस तात्कालिक 40 या 45 मिनट की जो कक्षा होती है उसमें हमें पूरा करना होता है। तो हमें इन दोनों तरह के उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है और उसके पश्चात ही हम अपने पाठ्य योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है लर्निंग सिचुएशन, अधिगम परिस्थितियां। अधिगम परिस्थितियों का मतलब है कि क्लासरूम में जब भी आप पढ़ाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी अधिगम परिस्थितियां तैयार की जानी चाहिए जिसमें विद्यार्थी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंसेस ले सके, अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। इसके लिए 3 तरह की क्रियाएं बताई गई हैं। एक होता है प्रारंभिक क्रियाएं। प्रारंभिक क्रियाएं का मतलब है जहां पर आप विद्यार्थी को विषय वस्तु जो है वो प्रस्तुत करते हैं, जहां पर आपको ये देखना होता है कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट को विद्यार्थियों के सामने रखें। उसका कई स्वरूप हो सकता है, जैसे आप प्रश्न पूछ कर सकते हैं या फिर आप कोई पिक्चर दिखाकर कर सकते हैं, कोई कहानी सुनाकर कर सकते हैं, कोई संस्मरण बताकर कर सकते हैं। ऐसे कई स्वरूप हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपने विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कर सके जो विद्यार्थियों के सामने प्रभावशाली हो सके और उनको उनके अंदर रुचि विकसित कर सके। दूसरा होता है अधिगम क्रियाएं। ये वो
समय होता है जब आप विद्यार्थी को विषय वस्तु को समझाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न उदाहरण देने होते हैं, यहाँ पर आपको अन्य तथ्यों से उसकी तुलना करनी होती है, उसमें समानता ढूँढनी होती है और बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से जो पाठ के विकास में सहायक हों, इस तरह की क्रियाओं के माध्यम से आप अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट में होता है अंतिम क्रियाएँ, जब आप पूरे पाठ को समझा लिए रहते हैं, तो उस समय में आपको उस पाठ का सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो पाठ आपने पढ़ाया है, जो ज्ञान आपने उस पाठ को पढ़ाने के माध्यम से विद्यार्थियों को दिया है, वो निश्चित रूप से उस विद्यार्थी के मस्तिष्क पटल पर एक स्थायी छाप के रूप में अंकित हो जाए, इसलिए जनरलाइजेशन किया जाता है, जो हमारे अंतिम क्रिया का एक भाग होता है। और सबसे लास्ट में मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। आपको मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों ने उस पाठ को कितना सीखा, कितना ग्रहण किया, इसकी जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए मूल्यांकन भी एक इम्पोर्टेंट पद होता है। दूसरा जो अप्रोच है, जिसे हम ब्लूम उपागम या मूल्यांकन आधारित पाठ योजना भी कहते हैं, ये उपागम बेंजामिनस ब्लूम के द्वारा दिया गया था। ब्लूम का ये मानना था कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षण का एक अभिन्न अंग होता है और मूल्यांकन से उनका मतलब जो है वो केवल उपलब्धि तक सीमित नहीं था। मूल्यांकन का मतलब है कि वो मानते थे कि शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, जिसमें शिक्षार्थी के शारीरिक, सामाजिक, व्यवहारिक सभी तरह के विकास जो है वो शामिल होने चाहिए। अर्थात मूल्यांकन को वो एक महत्वपूर्ण कड़ी मानते थे। उन्होंने 3 पदों में अपनी पाठ्य योजना को का स्वरूप विकसित किया है। पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव और तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन। शैक्षिक उद्देश्य, जैसे हमने पूर्व में चर्चा की कि 2 तरह के शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। दोनों तरह के शिक्षण उद्देश्यों को जब आप तैयार कर लेते हैं, तो उस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप पाठ को पढ़ाना शुरू करते हैं। उस पाठ को पढ़ाने के दौरान आपके पाठ का प्रस्तुतिकरण भी होता है, जो रुचिकर होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। उसके पश्चात उस पाठ को पढ़ाने के समय आपको विभिन्न उदाहरणों का सहारा लेना चाहिए, बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए, जिससे आप अपने पाठ को ज़्यादा सरल और रोचक ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ा पाएँ, समझा पाएँ और इन प्रक्रियाओं के माध्यम से एक ऐसी लर्निंग सिचुएशन डेवलप करें, ताकि विद्यार्थी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। जब आप विद्यार्थी के शैक्षिक उद्देश्य बनाने के पश्चात उसको आप अधिगम अनुभव के लिए पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवहार में परिवर्तन विद्यार्थी के द्वारा होता है, जिसे आप मूल्यांकन के रूप में आंकते हैं। विद्यार्थी के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, उसने उस पाठ को कितना सीखा, इसका आप मूल्यांकन के माध्यम से आप इसको ये जानकारी एकत्र करते हैं। इस तरीके से 3 पदों में बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा ये पाठ्य योजना का विकास किया गया है। नेक्स्ट अप्रोच है हमारा एनसीईआरटी उपागम। एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनके द्वारा जो है वो एक उपागम पाठ्य योजना के लिए विकसित किया गया है। इनका ये मानना था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपन तथा अनुक्रिया की अपेक्षा मानसिक क्रियाओं का अधिक महत्व होता है। अर्थात ये मानते थे कि हम जानते हैं कि लर्निंग, हमारी जो लर्निंग होती है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से जुड़ी होती है। जब भी हमें कुछ सीखना होता है तो किसी ना किसी रूप में हमको एक स्टिमुलस मिलता है और उस स्टिमुलस के आधार पर हम रिस्पॉन्स करते हैं और इसी तरह से हमारी लर्निंग की कड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। एनसीईआरटी ये कहते हैं कि ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, इसकी बजाय हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है, मानसिक क्रियाएं होती हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी चीज़ को सिखाने के लिए। उन्होंने ब्लूम के जो शैक्षिक उद्देश्य थे, जो ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम ने 6 शैक्षिक उद्देश्य बताए हैं, उनको उन्होंने बहुत महत्व दिया है और उनको स्वीकारा है और उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि ब्लूम के जो 6 शैक्षिक उद्देश्य थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस, जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को उन्होंने स्वीकारा है और एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन को उन्होंने एक नाम दिया है, क्रिएटिविटी। अर्थात एनसीईआरटी ने जो शिक्षण उद्देश्यों को स्वीकारा है, वो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी। ये 4 शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर वो उद्देश्य को तैयार करने की मंशा रखते थे और
उन्होंने जो पाठ्य योजना विकसित की उसके 3 पक्ष बताए हैं, एक है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है आउटपुट। इनपुट मतलब वही शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, जहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे। जब आप उद्देश्यों को बना लेते हैं तो आपकी प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, जहाँ आपकी अधिगम परिस्थितियां विकसित होती है, जहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, जहाँ पर आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और उस पढ़ाने के दौरान आपको बहुत सारे विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं, बहुत से टीचिंग लर्निंग संसाधनों का उपयोग करना होता है, उदाहरणों का उपयोग करना होता है और तथ्यों को विभिन्न चीजों से जोड़ना और तुलना करना और समानता स्थापित करने की प्रक्रिया आपके द्वारा की जाती है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अधिगम अनुभव विद्यार्थियों को दे सके। और जब आप प्रोसेस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके पढ़ाने के बाद, उसके जनरलाइजेशन करने के बाद विद्यार्थियों को के आउटपुट के रूप में उनका व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है, जिसे आप मूल्यांकन के रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट अप्रोच है और सबसे प्रचलित अप्रोच है हर्बर्ट की पाठ्य योजना, जिसे हम सबसे ज्यादा उपयोग में लाते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के रूप में भी हम इसको जानते हैं, जिसे प्रोफेसर हर्बर्ट ने दिया था। प्रोफेसर हर्बर्ट की अधिगम के संबंध में यह अवधारणा थी कि प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को अपने मस्तिष्क में संचित करता रहता है, और यदि इस नवीन ज्ञान को छोटे छोटे पदों में बांटकर हम पूर्व में संचित ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाएं तो छात्र जो है वो उसको सरलता से सीख लेता है। उनकी पूरी स्ट्रेटजी जो प्लान की थी वो इसी बात पर बेस्ड थी कि हमारे मस्तिष्क में पूर्व ज्ञान रहता है, और जब भी छात्र के अंदर के पूर्व ज्ञान को किसी नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है तो दोनों ज्ञान मिलकर मस्तिष्क में एक नई तरह की कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, जो पुराने और नए ज्ञान से ज्यादा समृद्ध होती है, और इसी रूप में हमारी लर्निंग जो है वो आगे बढ़ती है और हम अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। हर्बर्ट की जो पाठ्य योजना थी वो विषय वस्तु केंद्रित पाठ्य योजना थी, और इनकी पाठ्य योजना में छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, मूल्यों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि पाठ के प्रस्तुतिकरण को अधिक महत्व दिया जाता था। अर्थात प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि बच्चे को आप एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट देंगे, एक अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे जो इंटरेस्टिंग होगा, तो निश्चित रूप से वो बच्चा आपके साथ उस पाठ में जुड़ता चला जाएगा और अधिगम उसको ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा, ऐसा उनका मानना था। इनकी पाठ्य योजना का जो मनोवैज्ञानिक आधार था, उनके अनुसार मनुष्य में मानसिक प्रक्रियाओं की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। ये मानसिक प्रक्रियाएं 3 होती हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब है किसी चीज को जानना, पहचानना। भावात्मक का मतलब होता है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर सकते हो, सीख ले सकते हो। और तीसरा क्रियात्मक, आपके सिखाए हुए ज्ञान की कार्य में जो परिणति होती है उसको आप कितना ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं अपने ज्ञान को, वो क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। हर्बर्ट अपने मनोविज्ञान में रुचि के सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनका ये कहना था कि यदि आप पाठ में रुचि जागृत करोगे, आपके कंटेंट में रुचि होगी, तो विद्यार्थियों को सिखाना बहुत आसान होगा। तीसरी चीज वो बोलते थे कि हर्बर्ट की प्रक्रिया में पूर्वानुवर्ती ज्ञान के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। प्रिंसिपल ऑफ एपरसेप्टिव मास को वो स्वीकार करते थे। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्व में संचित ज्ञान अपने समान ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से ग्रहण करता है। जब व्यक्ति का मन वातावरण के संपर्क में आता है तो अवधारणाओं का निर्माण होता है। ये अवधारणाएं चेतन से धीरे धीरे अचेतन मन की ओर चली जाती हैं, और जब भी कोई नई अवधारणा चेतन में आती है तो उससे समान अवधारणाएं जो हमारे अचेतन मन में पड़ी रहती हैं वह चेतन मन में वापस आ जाती हैं और नवीन अवधारणाओं को अपने साथ जोड़कर वापस से अचेतन मन में चली जाती है। इसी रूप में हमारे अंदर की जो लर्निंग है वो धीरे धीरे विकसित होती जाती है। इन्होंने जो प्लान दिया था उसके 5 पद बताए थे। जैसा हमने कहा कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये 5 सोपान जो थे, जिसमें प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, तुलना एवं संबंध, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन और प्रयोग, एप्लीकेशन, ये 5 पदों के रूप में उन्होंने अपनी पाठ्य योजना दी थी। प्रस्तावना का मतलब जहां पर एक ऐसी स्थिति जहां पर आपको छात्रों को पढ़ने के लिए तैयार करना है, उनमें तत्परता विकसित करनी है।
ये आपको प्रस्तावना के अंतर्गत करना रहता है, जहाँ आप पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया में करते हैं। और ये इनका एक आधार स्तंभ था। हर्बर्ट ने हमेशा पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने पर बल दिया है, तो इसका हमको प्रस्तावना के अंतर्गत प्रयोग करना पड़ता है। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, जहाँ पर आप पाठ को कितना पढ़ाएंगे, उसकी क्या सीमाएं होंगी, आपको 40 से 45 मिनट में कितना कंटेंट बच्चों के सामने रखना है, क्या मेथड होंगे, उसकी किस तरीके की प्रकृति होगी, ये सारी चीज़ों को आपको प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शामिल करना होता है। फिर पाठ को आपको गहराई से समझाने के लिए उसको विभिन्न तथ्यों से तुलना और संबंध करके बच्चों के सामने उस कंटेंट को रखना होता है, ताकि बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। और फिर आता है जनरलाइजेशन, जो आप विद्यार्थियों के माध्यम से करवाते हैं, जिसमें आपका पाठ का पूरा सारांश आपको निकलवाना होता है। आप कक्षा कार्य बच्चों को देते हैं, गृह कार्य देते हैं। ये सारी एक्टिविटी जो बच्चों के मस्तिष्क में उस ज्ञान को स्थायित्व करने के लिए दी जाती है, जनरलाइजेशन के अंतर्गत आती है। और लास्ट में एप्लीकेशन या प्रयोग, जहाँ पर आप विद्यार्थी का मूल्यांकन करके ये जानते हैं कि आपने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चे ने कितना सीखा। एक एक स्टेप को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तैयार करना, ये इंट्रोडक्शन में होता है कि आपको बच्चे को नए ज्ञान को पढ़ाना है। पूर्व ज्ञान बच्चे के मस्तिष्क में बहुत सारा है, उस पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को आप जोड़ेंगे, क्योंकि तभी बच्चा जो है वो उस चीज से आगे अपने आप को सीखने के लिए तैयार कर पाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। एक अध्यापक को अपने पाठ की प्रस्तावना के लिए बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं। जैसे सामान्य विवरण, अर्थात आप पाठ को पढ़ते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आपको पाठ को कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या उसकी लिमिटेशंस होंगी, ये जानकारी आपको सामान्य विवरण में मिलती है। उस पाठ को बेहतर समझाने के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री आपके द्वारा उपयोग की जाएगी, इसका निर्णय लेना होता है। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे, क्योंकि उद्देश्य विहीन कोई पाठ की संरचना नहीं हो सकती है। तो उद्देश्यों का अपना महत्व होता है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही हम पाठ को पढ़ाते हैं। तो उद्देश्यों का निर्धारण, प्रस्तुत पाठ से संबंधित विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान क्या होता है वो आपको देखना होता है। उसके बाद फिर पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करने के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग आपको करना होता है। प्रस्तुत पाठ को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से आप उसके सामने बच्चे कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाएं, ताकि विद्यार्थी जो है वो स्वयं से उस चीज़ को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। और फिर आता है मूल्यांकन या इवेल्युएशन। ये महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में करने होते हैं। दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। इसमें पाठ को पढ़ाने के लिए आपको किस प्रकार की और कितनी विषय वस्तु ली जानी है, इसका चयन करना होता है। विद्यार्थियों को अध्यापक के द्वारा कितना ज्ञान बताना चाहिए और कितना वह स्वयं के प्रयत्नों से सीख सकता है, ये भी निर्णय आपको अपनी पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत रखना होता है। विषय वस्तु को आप कितनी अन्वितियों में विभाजित कर सकते हैं, 1 अन्विति या 2 अन्विति, ये आपको उस विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर डिसाइड करना होता है। और अध्ययन अध्यापन के दौरान छात्रों को पाठ के साथ जोड़े रखने के लिए किस प्रकार के शिक्षण विधियां और प्रविधियां और तकनीकियों का आप प्रयोग करेंगे, ये भी निर्णय आपको इस प्रस्तुतिकरण की अवस्था में लेना होता है। तुलना और संबंध, ये माना जाता है कि आप विद्यार्थियों को जितना ज़्यादा तुलना और संबंध करना सिखाएंगे तथ्यों के बीच में, उससे उसकी सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। तो इसके अंतर्गत, इस पद के अंतर्गत प्राप्त किए हुए नए ज्ञान को स्थायी बनाने का प्रयास हम करते हैं। और इस पद की मूल धारणा ये होती है कि एक बालक के ज्ञान में तुलना और संबंध करके पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। अब जितना ज़्यादा बच्चे को किसी चीज़ से जनरलाइज करना सिखाएंगे या किसी चीज़ से कंपैरिजन करना सिखाएंगे, उतना ज़्यादा उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के द्वारा एक सामान्य नियम तथा निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। और सामान्यीकरण का कार्य जो है वो हमेशा विद्यार्थियों से ही कराना चाहिए, ताकि वहां पर भी हमारा एक मूल्यांकन हो सके कि हमने उसको 40 मिनट में जितना ज्ञान दिया है वो उस ज्ञान को रिसीव करने में कितना सक्षम हो सका है। यदि वो जनरलाइज कर लेता है तो निश्चित रूप से उसके ज्ञान में वृद्धि हुई है और वो पाठ को समझ पाया है। नेक्स्ट है अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। कोई भी ज्ञान तभी सार्थक माना जाएगा जब हम उसका वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग कर सके।
हमेशा ये माना जाता है कि नॉलेज तो आप बच्चे को दे देते हैं, लेकिन यदि वो उसको व्यावहारिक रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है, तो वो ज्ञान उसका अधूरा होता है। तो अनुप्रयोग के अंतर्गत जब आप गृह कार्य देते हैं, कक्षा कार्य देते हैं, तो वहाँ पर आप मूल्यांकन के रूप में ये ज़रूर जानते हैं कि वो बच्चा जो है, उस ज्ञान को वास्तविक परिस्थिति में कितना उपयोग कर पा रहा है। अनुप्रयोग में विषय वस्तु को सामान्यीकृत करके जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने का प्रयत्न किया जाता है। ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट था। हर्बर्ट के जो उपागम है